नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। जीएसटी में आपूर्ति का स्थान, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये समझना क्यों इतना ज़रूरी है? भाई यही तो वो चाबी है जो तय करती है कि किसी बिजनेस डील पर कौन सा टैक्स लगेगा। मतलब राज्य के अंदर वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा या फिर राज्यों के बीच वाला आईजीएसटी। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये आपूर्ति का स्थान तय करने में जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। अगर टैक्स मान लीजिए गलत सरकार को चला गया तो सही टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ऊपर से ब्याज और पेनल्टी का बोझ अलग। ये सारे नियम जो है वो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 10 से 13 में दिए गए हैं। आज हम खास तौर पर सेक्शन 10 पर ध्यान देंगे, जो माल यानी गुड्स की सप्लाई से जुड़ा है। हाँ, तो ज़रूरी है कि इसे ठीक से समझा जाए ताकि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले ये जो दो बातें होती हैं, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई, इनका मतलब क्या है और ये आपूर्ति के स्थान से कैसे जुड़ी हैं? देखिए, ये बहुत ही बुनियादी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अगर सप्लायर का स्थान, मतलब जहां से माल भेजा जा रहा है, और आपूर्ति का स्थान यानी प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही राज्य या यूनियन टेरिटरी में है, तो इसे कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई, मतलब राज्य के भीतर आपूर्ति। अच्छा, इंटरस्टेट। जी हाँ। और ऐसी सप्लाई पर लगता है सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, और साथ में उस राज्य का स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी। ठीक है। और अगर सप्लायर का स्थान और आपूर्ति का स्थान ये दोनों अलग अलग राज्यों में हुए तो, या एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में? हाँ, तब उसे इंटरस्टेट सप्लाई यानी अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। और इस पर लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। ये आईजीएसटी सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि टैक्स आखिरकार उसी राज्य को मिले जहां चीज का इस्तेमाल, मतलब उपभोग हो रहा है, और राज्यों के बीच व्यापार भी आसानी से चलता रहे। तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन तो समझ आ गया, इंट्रा और इंटरस्टेट। लेकिन अब बड़ा सवाल, जब माल यानी गुड्स की सप्लाई हो रही हो तो ये आपूर्ति का स्थान आखिर तय कैसे होता है? इसके क्या नियम हैं? हाँ, इसके लिए हमें देखना होगा आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10। इसमें मुख्य रूप से कुछ स्थितियां बताई गई हैं। पहली और शायद सबसे आम स्थिति वो है जब माल की सप्लाई में उसका मूवमेंट शामिल हो, मतलब माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। मूवमेंट, जैसे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, वो हमारे घर आता है, या दुकान से खरीद कर लाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अच्छे उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग या दुकान से सामान खरीदना। इस स्थिति में सेक्शन 10 कहता है कि आपूर्ति का स्थान वो जगह मानी जाएगी जहां माल की डिलीवरी खत्म होती है, मतलब जहां माल प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को सौंपा जाता है। लॉजिक ये है कि उपभोग वहीं हो रहा है। ओके, जहां डिलीवरी टर्मिनेट हुई, समझ गया। अच्छा, और मान लीजिए कोई ऐसी चीज सप्लाई हो रही है जिसे कहीं जाकर लगाना पड़ता है, इंस्टॉल या असेंबल करना पड़ता है, जैसे कोई बड़ी मशीनरी किसी फैक्ट्री में लगानी हो। हाँ, ये भी एक खास स्थिति है और सेक्शन 10 में इसका भी जिक्र है। अगर माल की सप्लाई ऐसी है कि उसमें उसकी इंस्टॉलेशन या असेंबली भी शामिल है तो आपूर्ति का स्थान वो जगह होगी जहां उस माल को इंस्टॉल या असेंबल किया जा रहा है। आपके उदाहरण में वो फैक्ट्री का पता। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन की जगह, ठीक है। एक और मॉडल काफी चलता है आजकल बिजनेस में, जहां बिल किसी और के नाम का बनता है लेकिन माल सीधे किसी तीसरे आदमी या जगह पर भेज दिया जाता है। उसको शायद बिल टू शिप टू कहते हैं। जी हाँ, बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन ये कारोबार में बहुत आम है। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं तीसरी पार्टी के निर्देश पर माल की डिलीवरी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दिल्ली की कोई कंपनी है, उसने मुंबई के सप्लायर को ऑर्डर दिया और कहा कि भाई ये माल सीधे बैंगलोर में हमारे ग्राहक को भेज दो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ बिल किसको मिला? दिल्ली वाली कंपनी को। माल कहाँ गया? बैंगलोर। इस केस में कानून ये मानता है कि आपूर्ति का स्थान उस तीसरी पार्टी का रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस होगा जिसने माल भेजने का निर्देश दिया था, मतलब इस केस में दिल्ली वाली कंपनी का पता। अरे, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। मतलब माल जा रहा है बैंगलोर लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा। बिल्कुल। टैक्स का निर्धारण माल के डेस्टिनेशन यानी बैंगलोर से नहीं होगा, बल्कि ऑर्डर देने वाली पार्टी के स्थान यानी दिल्ली से होगा। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई ये तो काफी ट्रिकी हो सकता है अगर ध्यान ना दिया तो। अच्छा, एक आखिरी स्थिति पे आते हैं। अगर माल का कोई मूवमेंट ही ना हो तो सप्लाई के समय माल अपनी जगह से हिले ही नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। सोचिए कि कोई चलती हुई फैक्ट्री किसी ने खरीद ली
और फैक्ट्री के साथ साथ उसमें रखा हुआ स्टॉक मतलब माल वो भी खरीद लिया गया। माल तो वहीं का वहीं रहा। हाँ, हो सकता है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 10 कहता है कि आपूर्ति का स्थान वो जगह होगी जहां वो माल डिलीवरी के समय स्थित है, यानी वो लोकेशन जहां खरीदार को माल का पोजेशन मतलब कब्जा मिलता है। तो कुल मिलाकर माल की सप्लाई के लिए ये 4 मुख्य स्थितियां हो गई। एक, जहां मूवमेंट हो और डिलीवरी खत्म हो। दूसरी, जहां इंस्टॉलेशन हो। तीसरी, वो बिल टू शिप टू वाला केस, जहां ऑर्डर देने वाले का स्थान। और चौथी, जहां मूवमेंट ना हो तो माल की लोकेशन। हर एक में प्लेस ऑफ सप्लाई तय करने का तरीका थोड़ा अलग है। बिल्कुल सही। और इसीलिए इनका सही पता लगाना बिजनेस के लिए इतना महत्वपूर्ण है। सप्लाई चेन जितनी जटिल होती जाती है, सही स्थान निर्धारित करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन जीएसटी का ठीक से पालन करने के लिए ये अनिवार्य है। मकसद यही है कि सही टैक्स सही समय पर और सही सरकार को जमा हो। तो संक्षेप में कहें तो माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति का स्थान सही से पहचानना सिर्फ जीएसटी कानूनों का पालन करने के लिए ही नहीं, बल्कि गलत टैक्स भरने और उससे जुड़े जो भी फाइनेंशियल रिस्क हैं उनसे बचने के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, जब सामान बाहर से आता है या बाहर जाता है। आयात निर्यात। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। धारा 11 में है ये शायद। जी, सेक्शन 11। तो देखिए, जब सामान इंपोर्ट होता है मतलब भारत में आता है, हाँ, तो सप्लाई की जगह भारत ही मानी जाती है जहाँ इंपोर्टर है। अच्छा, तो भारत में। जी। और एक्सपोर्ट में मान लीजिए अमेरिका कुछ भेजा तो जगह भारत के बाहर। ठीक है। और इसे कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड मतलब टैक्स नहीं लगता। टैक्स शून्य लगता है, पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, हाँ, उसका फायदा मिल जाता है व्यापारी को। अच्छा, तो ये एक तरह से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का यही मकसद है। दिलचस्प है। अच्छा, अब देश के अंदर आते हैं। जो सेवाएं देश के भीतर दी जाती हैं, हाँ, डोमेस्टिक सप्लाई। यहाँ क्या नियम है? धारा 12 ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, खासकर जब कोई एक पार्टी रजिस्टर्ड ना हो। हाँ, यहाँ कुछ अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अब यूं समझ लीजिए, सरकार पता ढूंढ रही है। पता ढूंढ रही है। हाँ, अगर देने वाला और लेने वाला दोनों रजिस्टर्ड हैं तो आसान है। सरकार के पास दोनों के पते हैं तो जगह होगी लेने वाले की, रेसिपिएंट की। ठीक है, लेने वाले की जगह। पर अगर मान लीजिए सिर्फ देने वाला रजिस्टर्ड है, हाँ, तो सरकार पहले देखती है क्या लेने वाले का पता रिकॉर्ड में है कहीं भी। अच्छा, अगर है तो वही जगह मानी जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर डिफॉल्ट, देने वाले की जगह, सप्लायर का स्थान। तो मतलब अगर कोई छोटा ग्राहक है जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसका पता भी नहीं है रिकॉर्ड में, जी, तो टैक्स सप्लायर के राज्य को चला जाएगा। हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं उन सेवाओं की जो थोड़ी सीमा पार वाली हैं। क्रॉस बॉर्डर। हाँ, धारा 13। सेक्शन 13। इसमें क्या है? यहाँ सामान्य नियम ये है कि जगह होती है सेवा पाने वाले की, रेसिपिएंट की। अच्छा। और अगर उसका पता नहीं है किसी वजह से, तो फिर देने वाले की, सप्लायर की। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ खास सेवाओं के लिए नियम अलग होते हैं। हाँ, और यही मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कुछ खास सेवाएं हैं जिनके लिए विशेष नियम बना दिए गए हैं। जैसे कि वो ऑनलाइन वाली सेवाएं होती है ना, OIDR कहते हैं जिन्हें। IDR। अच्छा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस। जी बिल्कुल, क्लाउड सर्विस, स्ट्रीमिंग वगैरह, इनके लिए। फिर दूरसंचार सेवाएं हैं, माल या यात्रियों का परिवहन है, और वो जो अचल संपत्ति से जुड़ी हैं, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट में खाना। होटल, रेस्टोरेंट। अच्छा, हाँ, इन सब के लिए अलग नियम है। लेकिन ये OIDR जैसी सेवाओं के लिए अलग नियम क्यों है? क्या इसलिए कि वो डिजिटल हैं, जगह तय करना मुश्किल है? हाँ, काफी हद तक यही वजह है। सोचिए ना, एक बंदा एक देश में, दूसरा दूसरे देश में, सेवा पूरी ऑनलाइन। सही बात है। तो वो पुराना स्थान वाला कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठता। इसीलिए डिजिटल लेन देन को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए। अच्छा, इन नियमों का असर हमारी रोज की जिंदगी में कैसे दिखता है? कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से पंजाब कोई सामान भेजा। ठीक है, ये हो गई इंटरस्टेट सप्लाई। इस पर लगेगा IGST। ओके। वहीं अगर आप दिल्ली के ही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हाँ, तो वो राज्य के अंदर की सप्लाई हुई, तो बिल पर लगेगा CGST और दिल्ली का SGST या UTGST जो भी हो। अच्छा, हाँ, ये तो बिल पर दिखता भी है। जी, तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि जगह कितनी जरूरी है। तो ये सब समझने के बाद मतलब क्या है अगर किसी ने गलती कर दी जगह तय करने में? देखिए, गलती महंगी पड़ सकती है। अच्छा। हाँ, जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में भी है, अगर गलत जगह बता दी तो हो सकता है गलत टैक्स जमा हो जाए,
मतलब IGST की जगह CGST, SGST? जी हाँ, और फिर टैक्स क्रेडिट मिलने में दिक्कत आएगी ओ। और जुर्माना भी लग सकता है हम्म। ऊपर से। तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि सही टैक्स सही सरकार को जाए। तो संक्षेप में कहूँ तो ये आपूर्ति का स्थान ही वो चाबी है जो तय करती है कि कौन सा GST लगेगा। बिल्कुल सही। और बिजनेस के लिए इसे सही से समझना और लागू करना बहुत ही जरूरी है। निश्चित रूप से। और ये नियम खासकर जो सेवाओं वाले हैं ना, ये दिखाते हैं कि आजकल व्यापार कितना जटिल हो गया है। सही बात है।